मोदी जी से हम यही चाहेंगे कि 140 करोड़ की जो जनसंख्या है, इन 140 करोड़ जनसंख्या के लोगों ने पूरा चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो आपके साथ नहीं था। फिर आपने क्यों अमेरिका के कहने से सरेंडर किया कि अमेरिका है अपने आका, जिनके सुमरे हुए धमाका, ये है भारत भाग्य विधाता, स्विस बैंक में खोलो खाता। यही अमेरिका है, यही अमेरिका हमारे लिए 7वां बेड़ा भेज रहा था। तब इंदिरा जी ने पहला परमाणु बम दागा था और पूरी दुनिया को बता दिया था कि हिंदुस्तान के परमाणु बम है और इसके ऊपर हमला करने का मतलब है अपने आप में कहीं ना कहीं। तो हम तो इंदिरा जी को ही मानेंगे। हम मोदी जी जिस तरीके से सरेंडर कर दिए हैं अमेरिका के कहने से, ये हमको तो कतई नहीं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका साथी अमरेश प्रजापति। आज मेरी मौजूदगी गोंडा में है और गोंडा की राजनीति इस समय धीरे धीरे परवान चढ़ रही है, क्योंकि 27 में विधानसभा का चुनाव होना है और सारी राजनीतिक पार्टियां अपना दमखम लगा चुकी हैं। हमारे साथ अमित शुक्ला जी हैं और आप इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि गोंडा की राजनीति, खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय क्या माहौल चला है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। गोंडा की राजनीति खास तौर से ये ब्राह्मणों की राजनीति है और अगर इंडिया गठबंधन के द्वारा कटरा से हमको टिकट दिया गया तो मैं कटरा विधानसभा का उम्मीदवार भी होऊंगा और निश्चित तौर पर पूरे मंडल में एक ही सीट की हम मांग कर रहे हैं और वो सीट हम लेकर रहेंगे और जीत भी निश्चित तौर पर होगी। आपको रोकना चाहूंगा। आपने कहा कि कटरा जो गोंडा जो है ब्राह्मणों का राजनीति है, ठीक है। कटरा विधानसभा पे आपने बात किया। कटरा विधानसभा में सबसे ज्यादा वोट ब्राह्मणों का है। समाजवादी पार्टी ने जो बैजनाथ दुबे को जो प्रत्याशी वहां से बनाया, लगातार वो 2 बार के विधायक रहे और लगातार 2 बार वो हार चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि इस बार तीसरी बार भी बैजनाथ दुबे को हराएंगे। क्या कारण है कि ब्राह्मण समाज बैजनाथ दुबे को सपोर्ट नहीं कर? मेरे दिमाग से दुबे जी तो केवल कान के कच्चा होने की वजह से हार जाते हैं और उनमें हमें तो कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है। फिलहाल जो दुबे जी के बारे में जो कमी सुनाई पड़ती है वही कि कान के वो कच्चे हैं, उनके बारे में कुछ भी कोई जाकर के बता दे तो वो मान लेते हैं। बस यही मेरे दिमाग से उनके कटरा विधानसभा से हारने का कारण। अच्छा, आपको ऐसा क्या लगता है कि जैसे आपने कहा कि इंडिया गठबंधन अगर आपको प्रत्याशी बना देती है तो आप कटरा विधानसभा निकाल लेंगे, ऐसा क्यों लगता है आपको? चूंकि कटरा विधानसभा चुनाव हम लड़ चुके हैं, 91 में हम कटरा विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, जिला पंचायत चुनाव हम लड़ चुके हैं, इसलिए हम कह रहे हैं वो हमारा विधानसभा क्षेत्र है, इसलिए हम कह रहे हैं कि निश्चित तौर पे कामयाबी हमारा कदम चूमेगी। अच्छा, आपने बताया कि जैसे इंडिया गठबंधन से एक समय देखा जाए अखिलेश यादव ने पीडीए का एक गठन किया। पीडीए, उन्होंने जो पीडीए का नारा दिया, लोकसभा चुनाव में काफी कुछ हिट भी हुआ। आपको क्या लगता है कि पीडीए से जो सवर्ण समाज का जो वोटर है, ब्राह्मण है, ठाकुर है, ये अखिलेश यादव से जुड़ेगा या इससे हटेगा? आपको क्या? नहीं, ये ब्राह्मण समाज तो इनसे जुड़ेगा, क्योंकि पीडीए जब आ जाएगा हमारे साथ तो ब्राह्मण समाज भी साथ में होकर के इनको पूरी तरीके से प्रदेश के अंदर नेस्तानाबूद कर देगा। अच्छा, क्या लगता है कि 27 में जो है उत्तर प्रदेश में योगी जी पुनः आएंगे या फिर सत्ता परिवर्तन का आसार दिख रहा है? सत्ता परिवर्तन के टोटल आसार दिख रहे हैं, टोटल आसार दिख रहे हैं, क्योंकि कहीं पे भी कोई भी चीज, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो, भुखमरी हो, कालाबाजारी हो, पुलिस जुल्म हो, गुंडागर्दी, कहीं पे भी कोई अंकुश नहीं है। इसलिए परिवर्तन तो जरूरी है और परिवर्तन होना भी चाहिए। परिवर्तन अगर नहीं होता है तो सरकारें निरंकुश हो जाती हैं, जैसा कि हो चुकी है। आपने बात अभी बताया कि जो है कानून व्यवस्था नहीं है, महंगाई की बात की। योगी आदित्यनाथ जी तो ये कह रहे हैं कि हमने युवा उद्यमी योजना चलाया, युवाओं को जो है लोन दे दिया, वो रोजगार कर रहे हैं, आज आगे बढ़ रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात वो कर रहे हैं कि महाकुंभ में हमने इतनी यूपी पुलिस इतना शानदार तरीके से उसको मैनेज की, एक विश्व रिकॉर्ड बना। फिर कानून व्यवस्था कहाँ से गड़बड़ हो गया? कानून व्यवस्था तो यहीं से गड़बड़ होती है कि जिस तरीके से वहां के अंदर भगदड़ मचती है महाकुंभ के अंदर, वहां के कमिश्नर को पहले पता चल जाता है कि भगदड़ मचने वाली है, जैसा कि उसने अपने वीडियो में दिखाया है।
और सरकार वो भगदड़ रोकने में नाकाम रही है। जहां पे उनको सेना लगाई जानी चाहिए थी वहां पे उन्होंने पुलिस लगा दी, जहां पे पुलिस लगानी चाहिए वहां पे सेना लगा दी। तो कहीं ना कहीं अव्यवस्था फैली जिसकी वजह से ये दुर्घटना घटी। अच्छा, कानून व्यवस्था पे एक तरफ योगी जी ये भी कहते हैं कि अगर कोई अपराधी एक चौराहे पर किसी घटना को अंजाम देता है तो दूसरे चौराहे पर पहुंचते ही उसका राम नाम सत्य कर दिया जाए। धरातल पे कितना ये सही है? अब हमारे दिमाग से एक यहीं के भूमाफिया थे, नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन उनके ऊपर नेताजी का संरक्षण था। किस नेताजी का संरक्षण था ये तो सभी लोग जानते हैं। हमारे ख्याल से 27 मुकदमा उनके ऊपर थे, गैंगस्टर और क्या क्या लगे हुए थे, और इधर जेल जाते हैं और उधर उनकी जमानत हो जाती है। ये है, यानी सरकार जो है ये धरातल पे सत्यता इसमें नहीं है। हमको तो कहीं नहीं नजर आ रहा है। जो लोग बदमाशी करते हैं वो सत्तापद से जुड़ जाते हैं तो उनके सारे केस खत्म हो जाते हैं। जो लोग सीधे लोग भी हैं, अगर वो सत्तापद से नहीं जुड़े हैं तो उनके ऊपर मुकदमा लग। अच्छा, हम बात करेंगे इस समय जिस तरह से भारत पाक के बीच में जो देखा जा रहा है, वार चल रहा है लगातार। ठीक है, अभी तो हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति के हस्तक्षेप से दोनों तरफ से बन गया है। भारत एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में हम विश्व गुरु बन गए हैं। ठीक, और जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति के हस्तक्षेप से ये दुर्गा, आपको क्या लगता है कि मोदी जी की छवि कम हुई है या अमेरिकी राष्ट्रपति इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान देकर इसको आगे बढ़ाए? अब हमको एक लाइन याद आती है कि अमेरिका है अपने आका, जिनके सुमिरे हुए धमाका। ये है भारत भाग विधाता, स्विस बैंक में खोलो खाता। ये है अमेरिका। और अमेरिका, मैं जानता हूं अमेरिका वाले कितने पानी में हैं और कितने बड़े विजेता हैं। जितना वहां की जनसंख्या है, भारत में उतने नेता हैं। जितना धन अमेरिका वाले कर्मचारियों के वेतन के ऊपर फूकते हैं, उतना धन भारत में फाड़ते हैं, फांकते हैं और थूकते हैं। जितने धन के दम पर अमेरिका का दुनिया में बोलबाला है, उतने धन का भारत में केवल घोटाला है। मोदी जी कैसे डर गए हैं हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जबकि पूरा विपक्ष, पूरी दुनिया हमारे साथ थी। एक समय हमको एक मौका हमारे हाथ लगा था कि जिससे हम इस आतंकवादी छब वाले पाकिस्तान को कि समझौते का प्रयास मात्र दिखावा खाना पूरी है और लाहौर कराची तक चढ़ा निर्णायक युद्ध जरूरी है। सन 48 से अब तक गुलाम कश्मीर, पाक अधिकृत उस भूमखंड में कश्मीर की सीमा अभी अधूरी है। लाहौर कराची तक चढ़ा निर्णायक युद्ध जरूरी है। लेकिन मोदी जी डर गए। क्यों डर गए, अब ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान के लोग बहुत ही मायूस हैं कि एक अच्छा मौका हमको मिला था पाकिस्तान को, आतंकवादी देश को सबक सिखाने का, लेकिन वो ऐसा नहीं हो पाया। इसके लिए हमको थोड़ा सा मोदी जी से भी तकलीफ है, और कि हमको अमेरिका जो कहेगा वही हम करेंगे। अमेरिका हमसे कहेगा कि लड़ाई चालू तो लड़ाई चालू, अमेरिका कहेगा लड़ाई बंद तो लड़ाई बंद। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको अपनी देश का, हमें अपनी रक्षा करने का अधिकार हमको भगवत गीता ने भी दिया है, हमारे संविधान ने भी दिया है, और इंसानियत ने भी हमें अपने रक्षा का अधिकार दिया है। इसलिए हम बस। अच्छा, ये हम कहेंगे भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के द्वारा लगातार कांग्रेस के नेताओं को या कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों को ट्रोल किया जाता है। एक समय था जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था, बार बार अमेरिका भी उनको जो है फ़ोन कर रहा था, लेकिन वो लगातार अपना संबोधन जारी रखी। और युद्ध एक समय ऐसा आया कि उन्होंने जो है पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग कर दिया। आज आपको क्या लगता है कि जिस तरह से मोदी जी 56 इंच की जो है छाती वाली बात करते हैं, उनमें अगर देखा जाए तो इंदिरा जी भी बेहतर थी या मोदी जी बेहतर है? हमको तो इंदिरा जी बेहतर नजर आ रही थी, क्योंकि जब अमेरिका ने, यही अमेरिका है, यही अमेरिका हमारे लिए 7वां बेड़ा भेज रहा था, तब इंदिरा जी ने पहला परमाणु बम दागा था और पूरी दुनिया को बता दिया था कि हिंदुस्तान के पास परमाणु बम है और इसके ऊपर हमला करने का मतलब है अपने आप में कहीं ना कहीं। तो हम तो इंदिरा जी को ही मानेंगे। हम मोदी जी जिस तरीके से सरेंडर कर दिए हैं अमेरिका के कहने से, ये हमको तो कतई नहीं। और अगर यही कांग्रेस का शासन रहा होता तो आज बलूचिस्तान अलग हो गया होता, आज पंजाब अलग हो गया होता। हमारी सेनाएं हैं, हमारी सेनाएं
मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन जब हमारा नेतृत्व ही उनको अपंग बना रहा है तो हमारी सेना की वीरता में कोई कमी नहीं है। हमारी सेना तो अभी मौका पा जाए तो लाहौर और कराची के अंदर झंडा लहकर आकर के वहीं पे चाय शाम की होगी। अच्छा, कई सारे चैनलों में ये भी खबर चली कि जो है भारतीय सेना ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया। ठीक है, उनका यहाँ तक ये भी दावा किया गया कि जहाँ पर जो पाकिस्तान परमाणु बम की धमकी देता था, उनके आसपास जो उनका एयर कंट्रोल सिस्टम था उसको ही खत्म कर दिया। आखिर क्या कारण रहा कि जो भारतीय सेना को अपना इरादा बदलना पड़ा, प्रधानमंत्री जी को अपना डिसीजन लेना पड़ा, जबकि ये कहा जाता है कि उनको कहते हैं बाघ का कलेजा है, 56 इंच की छाती है, और मोदी जी जो कह देते हैं वो करके दिखाते हैं। क्या कारण रहा, मजबूरी क्या रही, क्या हो सकता है? हमको तो लग रहा है कि अमेरिकी दबाव में आकर के झुक गए, और तो हमको कोई कारण नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि पूरी सेना हमारी मुस्तैदी के साथ सीमा पर डटी हुई है और दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन ऐसे स्थिति में सरेंडर कर जाना, कहीं ना कहीं हमको अमेरिका का दबाव दिखाई दे रहा है मोदी जी के ऊपर। यानी जो विश्व गुरु का जो नारा दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो भी लोग हैं, ये जितने भी अंधभक्त हैं, ये कहते हैं कि मोदी जी विश्व गुरु बनाएंगे, तो ऐसे कैसे विश्व गुरु बन सकते हैं? विश्व गुरु तो हम भगवत गीता के माध्यम से बना सकते हैं। जैसा कि एक शेर मुझे याद आता है कि गूंजती है वेद की ऋचाएं नभ मंडल में, झंकृत होते जहां गीता के बोल हैं, तुलसी के राम रमते हैं जनमानस में, सरजू की धार जहां करती किलौल है, बुद्ध ने अहिंसा की पताका फहराई जहां, पांचजन्य नाद से प्रकंपित खगोल है, भारत भूमि देव भूमि है, अमित कहें प्यारे जन्मभूमि की हानि अनमोल है। अच्छा, इस समय अगर राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री होते, आपको क्या लगता था कि ये जो पाकिस्तान जो घटनाएं कर रहा है, इसका परिणाम क्या हो सकता था पाकिस्तान के लिए? अब राहुल जी होते तो हमको तो लग रहा है कि जिस तरीके से मोदी जी सिलेंडर कर दिए हैं, ऐसा तो नहीं होता जो हमको जो लग रहा है, क्योंकि वो ब्लड कहीं ना कहीं वो दिखाई देता है, इंदिरा जी वाला वो कहीं ना कहीं वो ब्लड दिखाई देता है। जिस तरीके से आदरणीय मोदी जी ने झुकने का काम किया है, ऐसा राहुल गांधी तो नहीं करते जैसा कि मुझे लग रहा है। यानी मोदी जी जो है, मोदी जी की छवि जो दिखाई जा रही है, सत्यता आज सबको पता चल चुका है। अच्छा, ये नहीं लगता है कि जिस तरह से अब ये समाज में चर्चा होने लगी, आम आदमी चर्चा कर रहा है कि आखिर क्या कारण है कि जो है मोदी जी सरेंडर कर गए, तो इससे क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इससे वो नुकसान हो सकता है? नुकसान नहीं, जिस तरीके से मोदी जी को हम लोग समझते थे, जिस तरीके से पूरे देश के अंदर मोदी नाम का एक अलग से डंका बजता था, लेकिन इस कांड के वजह से कहीं ना कहीं मोदी जी पर और भाजपा पर दोनों पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, लगा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, एक सवाल आता है कि ये सभी को पता है कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन चाइना है, पाकिस्तान नहीं है, क्योंकि जिस तरह से चाइना जो भारत की जो इकोनॉमी है या अर्थव्यवस्था को जिस तरह से वो चोट पहुंचा रहा है, आज चाइना भारत के बहुत सारे हिस्सों पर, ऐसा बहुत सारे संस्थानों में दावा किया गया कि वो कब्जा करता है। फिर मोदी जी भी ये दावा करते हैं कि भारतीय सेना उनको पीछे करती है। क्या लगता है कि पाकिस्तान जिस तरह से आंखें दिखा रहा है, चाइना भी दिखा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि चाइना के कहने से पाकिस्तान इस तरह से घटना को अंजाम दे रहा है? ये बिल्कुल सही आपने कहा, बिल्कुल सही, चूंकि पाकिस्तान और चीन, ये चाइना, ये दोनों लोग हमारे पक्के दुश्मन हैं, और इन्हीं का सह पा करके अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा नेपाल भी हमको आंख दिखा रहा था, उस दिन कुछ दिन पहले आपने देखा होगा ये बांग्लादेश भी हमको आंख दिखा रहा था। तो ये कहीं ना कहीं हमको घेरने की साजिश है। इसमें जो एक मौका मिला था कि हमने इन छोटे देशों को नजरअंदाज किया, एक बड़ा जो हमारा दुश्मन था उसको हमें कहीं ना कहीं सबक सिखाने का एक जो अच्छा खासा मौका मिला था, वो हमने कहीं ना कहीं गंवा दिया। ये निश्चित तौर से ये हमारी समझ लीजिए एक हिसाब से दुनिया के अंदर जो छवि थी हमारी, लड़ाकू छवि जो थी, जो ये माना जाता था कि ये पहले वाला भारत नहीं है, ये दूसरा भारत हो गया है, ये दुश्मन को अंदर घुस के मारता है, दुश्मन को दौड़ा के मारता है, दुश्मन को दुनिया में नचा के मारता है। तो इससे कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान की छवि को मोदी जी के कारण धक्का लगा है। आप दो शब्द मोदी जी के लिए क्या कहना चाहेंगे लास्ट में चलते चलते? मोदी जी से हम यही चाहेंगे कि
140 करोड़ की जो जनसंख्या है, इन 140 करोड़ जनसंख्या के लोगों ने पूरा पूरा, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो आपके साथ नहीं था। फिर आपने क्यों अमेरिका के कहने से सरेंडर किया? बस ये सवाल, बड़ा सवाल है। बस यही सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद।